नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। क्या होता है लैंगिक जनन, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लैंगिक जनन की परिभाषा हो जाएगी ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा मिलकर संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक तो नर की और एक मादा की। जब नर और मादा दोनों मिल जाते हैं तो संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा मिलकर संतति का निर्माण करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन कहलाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। इस लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर की और एक मादा की। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। दो जीव हो जाएंगे, एक तो नर और एक मादा। ये परिभाषा में पढ़ लिया था। अब नर और मादा जब दोनों संतति का निर्माण कर देंगे तो उससे पहले नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो नर के द्वारा निर्माण हो जाएगा नर युग्मक का और मादा के द्वारा निर्माण हो जाएगा मादा युग्मक का। ये तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जंतुओं में तो नर युग्मक का निर्माण होता है, वो होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है जंतुओं में, वो होता है अंडाणु। ये तो हो गई बात जंतुओं की। जबकि हम अगर पुष्पों की बात करें तो पुष्पों में नर युग्मक होता है पुंकेसर, और मादा में मादा युग्मक पुष्प के अंदर वो होता है स्त्रीकेसर। ये निर्माण हो गया शुक्राणु अंडाणु नर युग्मक और मादा युग्मक का। अब आगे पढ़ेंगे हम। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब निर्माण हो जाता है तो इनके पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है नर युग्मक के पास और मादा युग्मक के पास, दोनों अलग अलग होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग होते हैं। नर युग्मक के पास अलग आनुवांशिक पदार्थ होता है और मादा युग्मक के पास अलग आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम। नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया। अब यह नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं और मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण हो जाता है। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। निषेचन क्रिया हुई, युग्मनज का निर्माण हो गया, और युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और भ्रूण के निर्माण से जीव का निर्माण हो जाता है। युग्मनज से बन गया भ्रूण और भ्रूण से निर्माण हो गया जीव का। तो नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण हुआ, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण हुआ। दोनों के पास अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। नर के पास अलग आनुवांशिक पदार्थ, मादा के पास अलग आनुवांशिक पदार्थ। दोनों ने क्या कर लिया, मिल गए दोनों। निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई। निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण हो गया। युग्मनज के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो गया। भ्रूण के द्वारा जीव का निर्माण हो गया। अब जब ये जीव का निर्माण हो जाएगा तो लैंगिक जनन में जीव का निर्माण होता है, वो आनुवांशिक रूप से अपने नर और मादा से थोड़ा भिन्न होता है, जो संतति का निर्माण होता है। तो इसमें अगला पॉइंट यही लिखेंगे, उत्पन्न होने वाली संतति, होने वाली संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है, अपने जनक से भिन्न होती है।
मतलब जो संतति उत्पन्न होती है उसमें थोड़ी बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये जो जनन की क्रिया हुई और विभिन्नता उत्पन्न हो गई, तो यह जो विभिन्नता उत्पन्न होती है यही विकास को जन्म देती है। तो उत्पन्न होने वाली विभिन्नता विकास को जन्म देती है, विकास को जन्म देती है। मतलब कि अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले जो मानव हुआ करता था वो बंदर था, बंदर से आदि मानव का निर्माण हुआ और आदि मानव से आधुनिक मानव का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले बंदरों ने जब जनन क्रिया की उससे आदि मानव बना, थोड़ी विभिन्नता हुई और आदि मानव से मानव का निर्माण हुआ तो और अधिक विभिन्नता हो गई। तो विभिन्नता से ही किसका निर्माण होता है? विकास का निर्माण होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें, ये जो लैंगिक जनन होता है ये अत्यंत धीमी और जटिल प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल, धीमी तथा विस्तृत प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है। ये लैंगिक जनन के पॉइंट हो गए हमारे। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है एक तो जटिल होती है और एक धीमी होती है। मान लो जैसे कि पौधों के अंदर जब जमीन में बीज डाला जाता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो जब बड़ा होगा तो उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, फूल में आने में टाइम लगता है, फूल के बाद फल आते हैं। तो ऐसे उस पौधे को इतने से पौधे से इतना बड़ा पौधा बनने में और उसके अंदर फल आने में काफी समय लगता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? लैंगिक जनन की अत्यंत जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, कृत्रिम तरीके से इतने से पौधे के अंदर ही फूल आ जाता है, फल आ जाते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है कृत्रिम प्रक्रिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो लैंगिक जनन होता है इस लैंगिक जनन की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। तो अगला पॉइंट है लैंगिक जनन की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। जनन की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? लैंगिक जनन की अवधि जंतुओं में अलग पढ़ेंगे और पौधों में अलग पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन की अवधि पढ़ लेते हैं जंतुओं में, पहले पढ़ लेते हैं जंतुओं में, लैंगिक जनन की अवधि जंतुओं में। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो अवस्था आती है लैंगिक जनन में जंतुओं के अंदर वो होती है बाल्यावस्था। नंबर दूसरी अवस्था होती है जंतुओं में जनन प्रावस्था और नंबर 3 प्रावस्था होती है जंतुओं में वृद्धावस्था। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। बाल्यावस्था क्या होती है? जब शिशु का जन्म होता है तो वह उसकी बाल्यावस्था होती है और जब वह 12-13 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जनन प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मतलब जनन प्रावस्था से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वो होती है जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था में क्या होता है? शिशु बालक जनन के योग्य हो जाता, तो यह प्रावस्था कहलाती है जनन प्रावस्था। और तीसरी प्रावस्था होती है वृद्धावस्था। इसमें क्या होता है? व्यक्ति जनन योग्य नहीं होता है तो उसे कहते हैं वृद्धावस्था, मतलब जनन क्रिया बंद हो जाती है, वो कहलाती है वृद्धावस्था। अब पढ़ेंगे हम पौधों के अंदर भी 3 है। पौधों में है, इसमें तो है बाल्यावस्था जंतुओं में, लेकिन पौधों में हो जाएगी कायिक अवस्था और ये दोनों अवस्था सेम रहती है। पौधों में दूसरी अवस्था जनन प्रावस्था हो जाएगी और तीसरी प्रावस्था वृद्धावस्था हो जाएगी। इसके बारे में जान लेते हैं। कायिक अवस्था क्या होती है? जब बीज से क्या बन जाता है?
पादप बन जाता है, पौधा बन जाता है, तो वो अवस्था तो होती है कायिक अवस्था। दूसरी होती है जनन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है उस पौधे के अंदर पुष्प आना प्रारंभ हो जाता है और वो प्रावस्था जनन प्रावस्था होती है। और जब पुष्प आने के बाद फल आ जाता है, फल के बाद जब पौधा सूखकर मृत हो जाता है, वह प्रावस्था वृद्धावस्था कहलाती है। तो ये हमारी 3 प्रावस्था हो गई। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे 1 वर्षीय पौधों में पुष्पन कब होता है, द्विवर्षीय पौधों में पुष्पन कब होता है, बहुवर्षीय पौधों में पुष्पन कब होता है। तो नाम से ही पता लग रहा है 1 वर्षीय पौधा मतलब जिस पौधे में 1 वर्ष में पुष्प लगता है। दूसरा द्विवर्षीय पौधा जिसमें 2 वर्ष में पुष्प आता है। और बहुवर्षीय जिसमें बहुत सालों बाद पुष्प लगते हैं, तो ये होता है बहुवर्षीय। तो 1 वर्षीय पौधे के पुष्पन के हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा गेहूं और धान, गेहूं कौमा धान। इन गेहूं और धान में इनके पौधों में 1 साल में पुष्प आते हैं। दूसरा द्विवर्षीय पौधा जिसमें 2 वर्ष में पुष्प आते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का और अरहर। और हम बहुवर्षीय के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। बहुवर्षीय जिसमें बहुत सालों बाद पुष्प लगते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल बांस और दूसरा एग्जाम्पल है नीला कुरंजी। बांस में क्या होता है, 50 से 100 सालों में जीवन में ओनली 1 बार पुष्प लगता है। और दूसरा नीला कुरंजी, इसको बोलते हैं स्ट्राविलस कुंथियाना। इसमें 10 से 12 साल में नीला पुष्प लगता है और यह साउथ के हिस्से में पाया जाता है, साउथ वाले एरिया में पाया जाता है। क्या होता है, ये नीला पुष्प आता है तो ये पूरे हिस्से को नीला कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, नीला हो गया। तो ये हमारा लैंगिक जनन। अब अगली वीडियो में हम, ये तो आज हमने पढ़ लिया था पौधों के अंदर, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन की जीवन अवधि। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।